ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ में क्या क्या है। चैप्टर ही 4 स्टार्ट होता है। उपनिवेशवाद और उसके चरण, भू राजस्व नीतियाँ, कृषि की वाणिज्यीकरण, औद्योगिक नीति, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, रेलवे, धन का निकासी। ठीक है। ब्रिटिश मातृ देश या औपनिवेशिक शक्ति, भारत उपनिवेश है और गुलाम है। तो भारत की नीतियाँ क्या है, आर्थिक है क्या, प्रशासनिक, सामाजिक, इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। उद्देश्य क्या है, आर्थिक लाभ अर्जित करना है। उपनिवेशवाद के चरण, व्यापारिक पूंजीवाद का चरण, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण और वित्तीय पूंजीवाद। व्यापारिक पूंजीवाद का चरण 1757 से 1813, 1757 से 1813 का है। ठीक है। और औद्योगिक पूंजीवाद का चरण 1813 से 58 और वित्तीय पूंजीवाद का चरण है 1858 के बाद। राजनीतिक क्षेत्र में घेरे की नीति पर बल, विलय विस्तार पर बल नहीं, कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित। आर्थिक क्षेत्र में है क्या कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखना, राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर अपने आर्थिक लाभ को प्राप्त करना और बंगाल के राजस्व से वस्तुओं को खरीद कर उन्हें यूरोप भेजकर लाभ कमाना, इसे निवेश कहा गया। सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति, समाज में की स्थिति में कोई बदलाव नहीं। निवेश क्या है, तो बंगाल के राजस्व से ही वस्तु को खरीद कर उसे यूरोप भेजकर लाभ अर्जित करना था। ब्रिटेन ये बंगाल से राजस्व वस्तु का क्रय होता था, भेजकर यहाँ लाभ करता था। ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में विलय विस्तार का नीति पर बल दिया गया। आर्थिक क्षेत्र में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। भारत का दरवाजा प्रत्येक ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया। भारत कच्चे माल का निर्यातक एवं निर्मित वस्तुओं का आयातक बना। सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति, समाज सुधार, आधुनिक शिक्षा का प्रचार। उपनिवेशवाद एवं उसके चरण, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की समीक्षा करने वाले प्रमुख भारतीय आर्थिक चिंतक के रूप में दादा भाई नौरोजी, मेजर डी बसु और रमेश चंद्र दत्त, गणेश वासुदेव जोशी, सुब्रमण्यम अय्यर आदि थे। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी के सिद्धांत, धन निकासी के सिद्धांत एवं विऔद्योगीकरण की नीति को उद्घाटित किया है। धन निकासी के सिद्धांत और विऔद्योगीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। उपनिवेश सेकेंड पॉइंट है कि उपनिवेशवाद एक विस्तारवादी अवधारणा था और इसके तहत एक विकसित राष्ट्र द्वारा अल्प विकसित राष्ट्र देश की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना पर नियंत्रण किया जाता है तो देश की उपनिवेश कहलाता है और ऐसा करने वाला मातृ देश या औपनिवेशिक शक्ति कहलाता है। उपनिवेश के अंतर्गत बनाई गई नीतियों का लक्ष्य मातृ देश के हितों में पूर्ति करना और इस दृष्टि से उपनिवेश के लागू औपनिवेशिक नीतियों को शोषण अनिवार्यता शामिल होता है। अंग्रेजों ने अपने भारतीय उपनिवेश से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए समय समय पर विभिन्न नीतियों का निर्माण किया है। उपनिवेशवाद की नीतियों को स्पष्ट करते हुए सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स ने उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण बताए। आगे चलकर रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में उपनिवेशवाद के 3 चरण स्पष्ट किए हैं। व्यापारिक पूंजीवाद 1757 से 1813, इस चरण में अंग्रेजों ने निम्नलिखित उद्देश्य बनाए: भारत के व्यापार पर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखना, राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर भारतीय राजस्व को प्राप्त करना। तीसरा है कम से कम मूल्य पर वस्तुओं की खरीद कर उन्हें यूरोप में बेचकर मुनाफा कमाना। चौथा है अपने यूरोप प्रतिद्वंदियों को हर संभव तरीके से भारत के बाहर निकालना। पांचवा है निवेश के माध्यम से लाभ कमाना और यहाँ निवेश का तात्पर्य बंगाल से प्राप्त राजस्व से
भारतीय वस्तुओं को खरीदकर उसे यूरोप में बेचकर मुनाफा कमाना, और इस तरह भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए अब इंग्लैंड से धन लाने की जरूरत नहीं रही। इस चरण में कंपनी ने राजनीतिक दृष्टि से विलय विस्तार की नीति पर बल दिया, बल्कि घेरे की नीति अपनाई, अर्थात बंगाल में अपनी सत्ता को मजबूत बनाने का प्रयास किया और बंगाल तक ही प्रत्यक्ष शासन रखने का प्रयास किया। भारत के सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। दूसरा क्या था? औद्योगिक पूंजीवाद, जो कि दूसरा चरण था औद्योगिक पूंजीवाद, जो कि 1813 से 58 तक था। इस चरण में इंग्लैंड में हुए औद्योगिक क्रांति का ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाई गई। वस्तुतः इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना हुई, अतः उत्पादन बढ़ा, और ऐसे में ब्रिटिश को एक तरफ कच्चे माल की आवश्यकता हुई तो दूसरी तरफ कारखाना निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने भारत के निम्नलिखित नीतियाँ लागू की। पहला क्या था कि ब्रिटेन ने भारत के प्रति मुक्त व्यापार की नीति लागू करते हुए कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया और भारत का दरवाज़ा प्रत्येक ब्रिटिश के लिए खोल दिया। अब भारत को कच्चे माल का निर्यातक एवं निर्मित वस्तुओं का आयातक बना दिया। मुक्त अब नीति अपनाई तो हर कोई आता था, तो इस तरह क्या भारत क्या कच्चे माल का निर्यातक मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है, वहाँ से बना हुआ माल जो आ रहा है तो उसको खरीद रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में विलय विस्तार की नीति लागू की गई और इसके तहत भारतीय क्षेत्र पर प्रत्यक्ष नियंत्रण बनाने का प्रयास किया गया। भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई और इस संबंध के विभिन्न सुधार कानून बनाए गए। आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू की गई। वित्तीय पूंजीवाद 1858 के बाद ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का चरण अत्यधिक पूंजी एकत्रित हो गई थी, अतः उद्योगपति ऐसे क्षेत्र में निवेश पर बल दे रहे थे जहां मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा निश्चित हो सके। इसके लिए उपनिवेशों को और कदम बढ़ाया गया क्योंकि वहां श्रम सस्ता था, अतः कृषि एवं खनन कार्य भी में पूंजी लगाकर मुनाफा प्राप्त करने। इसी क्रम में रेलवे, बैंकिंग, बागवानी, कृषि में पूंजी लगाकर लाभ कमाया गया। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ। पृष्ठभूमि क्या है? विभिन्न नीतियाँ क्या है? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था है और महलवाड़ी व्यवस्था है। ठीक है, तो ये ब्रिटिश सरकार है मतलब है, और जमींदार एक तरफ ब्रिटिश सरकार है और एक तरफ जमींदार भूस्वामी। लगान समझौती समझौता इन्हीं दो के बीच होता है। कुल भारत के 19% भाग पर, इससे क्वेश्चन पीसीएस में बहुत आते हैं, क्षेत्र पर लागू है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था है जो है कुल ब्रिटिश भारत के 51% पर लागू है, कुल ब्रिटिश भारत के 3% क्षेत्र पर ये नियंत्रण है। स्थायी बंदोबस्त क्या है? तो जमींदारी प्रथा, पृष्ठभूमि, उद्देश्य, विशेषता और मूल्यांकन, एक अधिकतम भू राजस्व। ठीक है, और स्थायी बंदोबस्त करने का इसको जमींदारी प्रथा भी कहते हैं कि राशि से स्थायी रूप से प्राप्त हो सके और एक समर्थक भारतीय वर्ग का निर्माण हो, प्रशासनिक कठिनाइयों से बच सके, मतलब ठीक है ना, और कृषि का विकास। मूल्यांकन, गुण और लाभ, दोष, हानि, मतलब मूल्यांकन यदि करेंगे तो ऐसे 1764 से 65 में जहाँ 80 लाख था वही 1790 में 2.68 करोड़ हो गया था, यह बढ़कर। ब्रिटिश पूर्व भारत में भू राजस्व उत्पादन में हिस्सा। उत्पादन न होने की स्थिति में भू राजस्व स्थगित कर दिया जाता है, जिसे अगले वर्ष लिया जाता है। ठीक है, उत्पादन न होने की स्थिति में ठीक है अगला वर्ष में लेते हैं, बट उसको देना होता है। ठीक है, अगला क्या कहता है कि ब्रिटिश पूर्व भारत में पहला है भू राजस्व उत्पादन में हिस्सा था। सेकेंड है यदि भू राजस्व की दर 50% थी, कुल उत्पादन 100 केजी था, 50 केजी राज्य को जाता था, 50 केजी किसान को। ब्रिटिश शासन क्या था? भू राजस्व भूमि का किराया हो गया, भू राजस्व की राशि निश्चित कर दी गई, भूस्वामी की स्पष्ट पहचान की गई और जमींदारों को भूस्वामित्व बना दिया गया। ब्रिटिश पूर्व भारत में राजा क्या था? सैद्धांतिक रूप से पूरे क्षेत्र का भूस्वामी था और जमींदार क्या था? तो सैद्धांतिक रूप से भूमि स्वामी था। किसान क्या था? व्यापारिक स्तर पर भूस्वामी था। भूस्वामित्व स्पष्ट नहीं था।
ब्रिटिश सरकार जो है ना मतलब आय निश्चित करती थी, जमींदार दोनों मिलकर आय निश्चित कर लेता था। किसान आय अनिश्चित था और जमींदारों की इच्छा पर निर्भर। अनिश्चित जमींदारी प्रथा, जैसे कि गांव है, जमींदार गांव में जो जमींदार होते वो किसान से लेते थे और जमींदार से लेकर नीलामी की स्थिति में बेच दिया जाता था। किसान जो है एक एजेंट रहता था और व्यापारी। इसमें अनुपस्थित जमींदारी प्रथा का विकास हुआ। स्थायी बंदोबस्त क्या था? तो पृष्ठभूमि, भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार के लिए धन की आवश्यकता थी। वस्तुतः विभिन्न वस्तुओं, सैन्य सामग्री को खरीद तथा वेतन भत्ते आदि के लिए धन की आवश्यकता। इस धन की प्राप्ति के लिए भारत में सर्व प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। अतः अंग्रेजों ने भू राजस्व प्रबंधन की विभिन्न नीतियों को लागू किया। ऊपरी स्तर पर इन नीतियों में चाहे जो अंतर दिखाई पड़ता हो, किंतु इन सभी का एक ही लक्ष्य था कि अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति करना। इन भिन्न भिन्न नीतियों को अपनाए जाने के कारण ब्रिटिश आवश्यकताएं यूरोप में प्रचलित विचारधारा एवं स्थानीय परिस्थितियां थी। स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में सर्वप्रथम सुझाव फ्रांसीसियों ने दिया, जो बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकारिणी सदस्य था। किंतु स्थायी बंदोबस्त देखो सुझाव देता है वारेन हेस्टिंग्स, लेकिन इसको लागू करता है 1793 में कॉर्नवालिस। इसी संदर्भ में कॉर्नवालिस ने एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉर्ड का सहयोग मिला था और वह जॉन सॉर्ड के विचारों से सहमत था। स्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य क्या था? तो भू राजस्व की राशि अधिकतम और स्थायी रूप से प्राप्त करना, भारत में एक ऐसे समर्थक वर्ग का निर्माण करना जिसके हित ब्रिटिश सरकार से जुड़े होते थे और वह शासन सत्ता में ब्रिटिश सरकार का सहयोगी बने। प्रशासनिक से कठिनाइयों से बचते हुए ब्रिटिश आर्थिक हितों को पूरा करना। कृषि के विकास को प्रोत्साहित करना। वस्तुतः कॉर्नवालिस का मानना था कि भू राजस्व की राशि स्थायी किए जाने से किसान और जमींदार उत्पादन बढ़ाकर लाभ प्राप्त करने की प्रेरणा मिलेगी। विशेषता क्या था कि जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया और ब्रिटिश सरकार ने जमींदारी से लगाम संबंधी समझौता किया। सेकेंड था क्या? जमींदारी अर्थात मध्यस्थ को भूस्वामी बनाकर सरकार और जमींदारी का हिस्सा निर्धारित, जिसमें भूस्वामी का राजस्व का 10/11 भाग सरकार को और 1/11 भाग जमींदार को मिलना था। भू राजस्व का राशि का 1790 से 91 में वसूली की गई और 2.6 करोड़ रुपये थी। इस व्यवस्था में भू राजस्व उत्पादन का हिस्सा नहीं बल्कि भूमि का किराया था। भूमि की खरीद बिक्री के योग बना दिया गया और भूमि पर किसानों को परंपरागत अधिकार, अब चारागाह, तालाब, जंगल जैसी सार्वजनिक भूमि भी जमींदार के अधिकार में रख दी गई। इस व्यवस्था के तहत 1794 में एक सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ लाया गया और उसमें जिसमें कहा गया कि एक निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक यदि सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदार के विरुद्ध कार्रवाई होगी कर उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। स्थायी बंदोबस्त के बाद कुल ब्रिटिश भारत में 19% क्षेत्र पर लागू था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी का बनारस डिवीजन और उत्तरी कर्नाटक शामिल था। मूल्यांकन क्या, लाभ क्या होता था? स्थायी बंदोबस्त से ब्रिटिश को नियमित आय होने लगी और बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से राज्य की आय में कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना था, क्योंकि भू राजस्व भूमि का किराया था। स्थायी बंदोबस्त के एक समर्थक जमींदार वर्ग अस्तित्व में आया, जो ब्रिटिश सरकार का सहयोगी बना। बार बार लगान निर्धारण से होने वाली प्रशासनिक कठिनाइयों से ब्रिटिश बच सके और भारतीय दृष्टि से जमींदारों को भूमि का अधिकार होने से उसकी सामाजिक आर्थिक और मजबूत हुई। इसी से आगे चलकर एक नवीन मध्यम वर्ग का विकास हुआ, जिसने भारतीयों के ऊपर हो रहे ब्रिटिश दमन और शोषण के स्वरूप को उजागर किया। अच्छा, ये भी तो है ना, मतलब उसी में जो जमींदार वर्ग था जो पढ़ा, उसके पास पैसा भले कलेक्ट कर रहा था, वो तो पढ़ रहा था
और फिर बाद में यही सब जो होंगे ना जमींदार, जैसे राजा राम मोहन राय, आई थिंक वो सब अमीर जो वर्ग के ही जो थे ना, लंदन जा रहे थे, पढ़ रहे थे, फिर आ रहे थे, तो फिर ब्रिटिश से क्या हो रहे थे, फिर संघर्ष करेंगे। नकारात्मक प्रभाव, हानि या दोष। स्थायी बंदोबस्त ने भारतीय कृषि और किसान को गहरा नकारात्मक। वस्तुतः इस व्यवस्था ने किसान को अत्यधिक शोषण हुआ, क्योंकि इसमें किसानों के हितों की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं था, बल्कि उन्हें जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया था। इस व्यवस्था में उपज का 3 भागीदार थे। एक था सरकार, जमींदार, और पहला था सरकार, दूसरा था जमींदार, तीसरा था किसान। इनमें सरकार और जमींदार की आय सुनिश्चित थी, जबकि किसान अनिश्चित स्थिति में था और वह जमींदार की इच्छा पर निर्भर था। स्थायी बंदोबस्त में अनुपस्थित जमींदार प्रथा का विकास हुआ। वस्तुतः अधिक लगान राशि के कारण उसे समय पर न चुकाने की वजह से जमींदारों की जमींदारी नीलाम होने लगी और उसे गांव से बेहतर शहर अर्थात दूरवर्ती क्षेत्रों में रखकर साहूकार और व्यापारियों ने खरीदा और फिर अपने एजेंट के माध्यम से संबंधित गांव से राजस्व वसूली की। इस तरह बिचौलियों की श्रृंखला बढ़ी और किसानों का शोषण बढ़ा। चौथा है क्या है कि कृषि का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि अत्यधिक लगान राशि के कारण किसान के पास पूंजी नहीं थी, तो दूसरी तरफ बिचौलिए जमींदार को कृषि के विकास में रुचि नहीं था। अंग्रेजों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आय निश्चित और अस्थायी हो जाने से अब उनकी बढ़ती आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही थी। अतः अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत उन्हें नई भू राजस्व पद्धति को अपनाना पड़ा, तो साथ ही जमींदारों के अत्यधिक शोषण से असंतुष्ट कृषक विद्रोह का सामना भी करना पड़ा। इससे सरकार की प्रशासनिक कठिनाइयां भी बढ़ी। इस दृष्टि से स्थायी बंदोबस्त की बुद्धिमत्ता पूर्ण कदम नहीं माना जा सकता। निष्कर्ष क्या है कि स्थायी बंदोबस्त ने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई। इसमें किसानों को निर्धनीकरण हुआ, अकाल की बारंबारता बढ़ी और इस व्यवस्था को लागू करने में ब्रिटिश को इस दृष्टि से साहसी माना जाता है कि उन्होंने भारत में पहली बार भू स्वामित्व की पहचान स्पष्ट की और बिचौलिए जमींदारों को भूस्वामी बनाकर कृषक संबंधों में परिवर्तन ला दिया। स्थायी बंदोबस्त एक साहसी और बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था। परीक्षण कीजिए। भूमिका में क्या लिखेंगे कि उद्देश्य, कॉर्नवालिस ने अधिकतम भू राजस्व की राशि को प्राप्त करने के लिए भारत में एक समर्थक वर्ग का निर्माण करने के लिए स्थायी बंदोबस्त लागू किया। दूसरा क्या है, स्थायी बंदोबस्त साहसी कदम के रूप में भूमि स्वामित्व का स्पष्ट पहचान किया गया और बिचौलिए जमींदार को भूमि स्वामी बना दिया गया और किसानों को उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया। एक विदेशी व्यक्ति शक्ति द्वारा कृषि संबंधों में परिवर्तन लाया गया, जिसके तहत भू राजस्व भूमि का किराया बना दिया गया। बुद्धिमत्तापूर्ण कदम के रूप में क्या है कि अधिकतम भू राजस्व की राशि अंग्रेजों को प्राप्त हुई और एक समर्थक जमींदार वर्ग का निर्मित हुआ। तत्कालिक प्रशासनिक कठिनाइयों से बच सके। समीक्षा में क्या लिखेंगे कि हानि बढ़ती, ब्रिटिश असमानताएं पूरी नहीं हुई, कृषक असंतोष बढ़ा, निरदीकरण बढ़ा, कृषक विद्रोह से प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और निष्कर्ष में साहसी कदम तो था, किंतु बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा जा सकता।